स्त्री का कोई घर नहीं होता। इन शादी के बाद लड़कियों के चेहरे मुरझाए क्यों रहते हैं? एक खिली हुई चहकती हुई लड़की जो फूल की तरह नाजुक और गुलाब की तरह महकती है, वो एकदम से हताशा और जैसे कोई सपना ही नहीं रहा आंखों में। मेरे फादर का मर्डर हो गया था जब मैं 9th में आई थी। आपको चेहरे चमकते हुए स्त्रियों के लगते हैं ना, वो आधे अधूरे हैं। उसके पीछे का इतिहास जाइए, हर स्त्री के पीठ पर लगा हुआ इतिहास जो है ना, वो दर्द से भरा हुआ है। परिवार में लोकतंत्र नहीं है। ये हिंदुस्तान के परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक संस्था को बदनाम करने के लिए पूरा अगर प्रशासन तंत्र और पूरी बाहरी शक्तियां जुट जाएं, राजनीति में जो चमकते हुए चेहरे दिखते हैं ना स्त्रियों के, उन्हें गुलदस्ते की तरह सजाया गया है। एक स्त्री एक ही समय 2 पुरुषों से कैसे प्यार कर सकती है? तो क्या पितृसत्ता के हिल जाने का डर है? एमिकेबल रिलेशनशिप अब वो वैल्यू रहा ही नहीं है। महत्वाकांक्षी होना हमारे समाज में आज भी स्त्री के लिए एक गाली की तरह यूज किया जाता है। तो ये जो तितली नुमा फिरकी नुमा जो लड़कियां हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि स्त्रीवाद से स्त्रियां खुद भी मुक्त नहीं होना चाहती हैं? कुछ नई लड़कियां, ओवर एम्बिशियस जो लड़कियां होती हैं, वो पुरुषों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती हैं। भाई हमेशा चरित्र पर सवाल स्त्री पर ही क्यों? चरित्र हनन का ठेका आपने क्यों लिया है? मेहनत, कर्मठता, यही मेरी पूंजी है। स्त्री का कोई घर होना चाहिए, उसका कोई निजी कमरा, निजी कोना होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहित चौधरी और आप देख रहे हैं बुकबाज। ये जो किताबें आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये किताबें हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने नौकरी में रहते हुए बड़े बड़े पदों पर काम करते हुए भी साहित्यिक क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रजनी गुप्ता की, जो कि साहित्यिक क्षेत्र में एक बड़ी हस्ती हैं और साहित्यिक जगत में इनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो स्वागत है आपका मैम हमारे चैनल में। तो सबसे पहले हम मैडम के थोड़ा जीवन के बारे में जानेंगे। मैम के बारे में आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर साहब ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पीएचडी और एमफिल की है और मूल रूप से डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश के गांव चिरगांव के रहने वाले हैं, जो कि जिला झांसी में पड़ता है। तो मैम, कैसा रहा आपका सफर एक छोटे से गांव से निकल करके साहित्यिक जगत तक की यात्रा? क्या आपने देखा, क्या आपने अनुभव किया? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जब मैं बहुत छोटी थी, 12-13 साल की रही होंगी, तब से मुझे छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। चंदा मामा, परार। हम लोग का ये सौभाग्य रहा कि राजकवि मैथिलीशरण गुप्त के परिवार से हमारा जुड़ाव था और उनके भाई से मेरे बाबा की बहन की शादी हुई थी। तो एक तरह से मेरी रिश्तेदारी हुई थी, तो वहाँ किताबों की बड़ी दुनिया मिलती थी। आप कभी मिली उनसे? हाँ, मेरी बुआ जी जो मेरे पिताजी की बुआ, हम लोग भी उन्हें बुआ ही कहते थे। तो दब्बा को मैं नहीं देख पाई क्योंकि 63 का मेरा जन्म है और 64 में दद्दा की डेथ होती है, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की। तो मैं 1 साल तो रही होंगी, तो नेचुरली नहीं है। मेरी माँ ने देखा है। तो वो एक परिवेश था। दूसरा ये था कि जब छोटे थे तो ये बाल मंडल दैनिक जागरण अखबार में आता था कॉलम। तो हम लोग खेल-खेल में, पोस्ट कार्ड में, कहीं कागज पे, सादे पे कुछ-कुछ 4-4, 8-8, 10-10 लाइन की कविताएँ रोज देते थे। खुशी की बात, ईद, आर-10 गुजरने के बाद किसी दिन अखबार में मेरा नाम आता है, तो मेरा भाई कहता है कि तुम्हारी, मुझे यकीन नहीं, तो देखते हैं, अरे ये तो वही थी जो उन्होंने भेजी थी। तो एक पहली शुरुआत जो होती है, उसके बाद हाँ, उसके बाद टाइप ही नहीं आइकन कुछ नहीं, बस अपने हाथ से लिखा। एक कहानी लिखी थी बच्चों की बालमंडल में ही, ईमान करके एक कहानी थी कि किस तरह से संघर्ष के बाद ईमानदारी के रास्ते पर चल के एक लड़की पढ़ती है, नौकरी करती है, कुछ दिमाग में रहा होगा। तो स्त्री शिक्षा को लेके एक मेरे मन में धारणा थी, चिरगाँव में रहते हुए, कि इन शादी के बाद लड़कियों के चेहरे मुरझाए क्यों रहते हैं? ये मेरे मन में एक धारणा सी उदास ही क्यों रहती है? एक खिली हुई, चहकती हुई लड़की जो फूल की तरह नाजुक और गुलाब की तरह महकती है, वो एकदम से हताशा और जैसे कोई सपना ही नहीं रहा आँखों में। तो मुझे इस शब्द से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे शादी नहीं करनी है। इस जो किताब आई है धरा पर धूप, इसका पहला चैप्टर इसी पर है कि मैं शादी नहीं करूँगी चाहे मेरी जान चली जाए। और मैं जब मेरी शादी की बात चली, मैं बीए में थी। मैंने कहा मैं बालकनी में कूद के जान दे दूँगी लेकिन मैं शादी नहीं। इस चीज़ से मुझे सख्त एतराज़ था कि शादी के बाद सारे सपने खत्म हो जाते हैं। तो चूँकि मेरा उस ज़माने में कोई अफ़ेयर तो था नहीं, तो घरवालों को ही तो था नहीं कि और करना है। आपको क्यों लगा कि शादी आपको नहीं करनी चाहिए? मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है। मेरा ड्रीम में था कि जब मैं 10th में थी तभी मुझसे एक निबंध लिखवाया गया था स्कूल में, योर ग्रेटेस्ट विश।
तो मुझे अभी तक याद है कि सारे लोगों ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, क्या-क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है और मेरा छोटा-सा था कि आई वांट टू बिकम अ राइटर। तब वो क्यों सारे पॉइंट्स उसमें लिखने पड़ते हैं, क्यों बनना चाहे थे, कैसे बनना, सारे लिखा था मैंने। डॉक्टर इसलिए नहीं बनना चाहे थे कि वो मरीजों को दुःख-दर्द में देख के ऑपरेशन कर नहीं वो मैं देख नहीं सकती, सारा। फिर आया ये, तो मुझे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर के लिए इसलिए मिले थे कि ये कांसेप्ट नया है, कि कोई स्टूडेंट 10th में ये सोच रहा है कि वो राइटर बनना चाहता है। तो ये मेरे टीचर को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सबको दिखाया कि देखो तुम लोग तो सब वही बनना चाहते हो, ये बन चुके हो, जो समाज में चला आ रहा है। किसी ने तो लोगों को भी आश्चर्य हो गया, कोई इस तरह से भी सोच सकता है। रूढ़ी को तोड़ा। तो ये मेरा ड्रीम था और छुट-पुट लिखना, पढ़ना मुझे मतलब जो रूटीन शिक्षा थी जैसे 11th-12th बीए और एमए वो मुझे मेरे फादर का मर्डर हो गया था जब मैं 9th में आई थी। तो माहौल ऐसा था, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि झांसी रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर जाना, चूँकि वहाँ कल्चर भी नहीं थी इस तरह की स्त्री शिक्षा की, लड़कियों की शिक्षा की या को-एजुकेशन की। तो मैंने घर पे ही रह के व्यक्तिगत छात्रा के रूप में, चूँकि मेरे नंबर इतने अच्छे आते थे, मुझे याद है कि जब एमए में हम वाइवा देने गए, तो मेरे जो 67% नंबर थे, तो लोगों ने कहा कि मार्कशीट ले जाना। वाइवा में पूछेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितने थे? तो जब मैं ले गई मार्कशीट, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर तो मैंने बताया तो उन्होंने कहा करेक्ट योरसेल्फ 57 रहे होंगे। तो चूँकि मार्कशीट ले गई थी तब दिखाया उन्होंने। तो ये अनबिलीवेबल था यूनिवर्सिटी के लिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए कि कोई लड़की व्यक्तिगत छात्रा के रूप में रह के 67% नंबर कैसे ला सकती है? उस समय तो पढ़ाई का स्तर पढ़ाई का स्तर वो था। तो ये मेरे अंदर एक ललक थी पर मैं अपने पैरों खड़ा होना चाहती थी। मेरे मन में लड़की मतलब मुझे ऐसा कोई रोल मॉडल भी नहीं था। ये मेरे दिमाग की उपज थी, क्यों थी, कैसे थी, मैं खुद इसमें है धरापद में वो सारी कारण, वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारा माहौल बुंदेलखंड का। और फिर जो एक जेएनयू जाना एक छोटी-सी कहानी इसलिए कि अखबार में कटिंग सारी हमारे साथ की लड़कियाँ बीएड कर रही थी। मुझे टीचर नहीं बनना मुझे पता था। मुझे इस नाम वाला को पता था कि ये नहीं करना, मुझे खुद क्या करना है मुझे खुद ही नहीं पता था। बस पीएचडी करना है मेरे दिमाग में था। तो मेरी फ्रेंड कटिंग लाती जेएनयू की और मैं पोस्ट कार्ड पे जेएनयू लिख देती हूँ वो पते पे। मुझे नहीं पता क्या फॉर्म है, कैसा है, सारी डिटेल। वो अच्छे आदमी के हाथ में चिट्ठी पहुँचती है और वो अनस नाम है उसका, अनस अहमद, आज भी शायद जेएनयू में होंगे या हो सकता है रिटायर हो गए हों क्योंकि वो मेरे साथ उसमें आपने हाँ। एप्लीकेशन भेजी आपने? मैंने एक छोटा ही पोस्ट कार्ड भेजा, उन्होंने पूरा सिलेबस उठा के मुझे भेज दिया। तैयारी के लिए? हाँ, कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया राज भी होता है जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम और सारा सिलेबस कब एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, तो मैंने फिर एग्ज़ाम दिया और मैं सेलेक्ट हुई और इंटरव्यू में नंबर जी थे, उनके लिए आश्चर्य की बात थी कि कोई लड़की इतनी सुदूरवर्ती एरिया से पहली लड़की थी जो बुंदेलखंड की थी, जो बाय-बाय इंटरव्यू लेने जेएनयू का गई थी। इसमें इसका भी ज़िक्र है कि नांबर जी जो उस समय हमेशा से हिंदी के जाने-माने आलोचक रहे हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू भी मेरे नाम से शुरू होता है कि तुम्हारा नाम रजनी है और रजनी नाम से कोई फ़िल्म बनी है। तो वो हिंदी के किस साहित्यकार ने लिखी है? आज हम सोचते हैं तो थोड़ा-सा ताज्जुब होता है कि उसी समय चिट्ठी भी आई थी, टीवी नई नई चली थी, चित्रहार में ही गाना आ रहा था रजनीगंधा फूल तुम्हारे। सुदर्शन की प्रहार। जी, जी। और वो जो गाना आता है वो मन्नू बंजारी की कहानी मैंने पढ़ी हुई थी। मुझे बड़ी पसंद थी वो कहानी यही सच है। तो जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है, वैसे वो चित्रहार। तो मैंने तुक्का मारा। मैंने कहा वो मन्नू बंजारी की कहानी पढ़ती। मैंने कहा हो सकता है सही होगा। हाँ, सही हो। और वो सही था जवाब मेरा। तब उन्होंने पूछा कि तुम कैसे जानती हो? मैंने वही बताया जो आपको बता रहे हैं, कि वो चित्रहार में गाना आ रहा था, वो कहानी ऐसे शुरू होती है। तब उन्होंने क्वेश्चन किया अगर तुम्हें ये सही लगता है तो ये बताओ कि एक स्त्री इस कहानी का कंटेंट क्या है? पर मैंने कहा कि एक स्त्री एक ही समय 2 पुरुषों से कैसे प्यार कर सकती है? ये इस कहानी की थीम है, बोला मैंने। फिर और भी सवाल-जवाब नई कहानी आंदोलन पे हुए। तो एक कहना चाहिए कि एक मेरे लिए मैराथन की तरह है जेएनयू में एडमिशन लेना और चगाव में रह के जेएनयू की परीक्षा को पास करना, वहीं रह के तैयारी करना, इससे पूरा लाइफ मेरा शिफ्ट हो गया। लेकिन आजकल के समय में अगर हम देखें तो अभी हमारे जिला मेरठ में भी बड़ा फेमस कई सारे कांड हुए हैं जी। और आसपास के क्षेत्रों में भी आप देखेंगे संबंधों को और मर्यादा को ताक पे रखते हुए खुलते लोगों ने वैसे संबंध अपन बनाए हैं। तो क्या लगता है क्या गड़बड़ी हमसे हुई है, क्या हमारे समाज में हुई है कि ये रास्ता कुछ लोगों ने क्या कर लिया? दरअसल हमारे समाज में बहुत तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है, लेकिन बाहरी और भौतिक आधुनिकीकरण। भीतर से वैचारिक रूप से आधुनिक होना, स्त्री-पुरुष समानता की बड़ी-बड़ी बातें किताबों में नहीं, जीवन में लागू करना, ये चीज़ें अभी हमारे समाज और परिवार व्यवस्था इससे अछूती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की निर्मितियों में जो अधिकार है, वर्चस्व है,
या जो पावर सेंटर्स उनको दे दिए गए हैं, उसके चलते स्त्री की जो शिक्षा है या स्त्री का जो सपना है, या स्त्री के माध्यम से परिवार किस तरह से गलर सकता है, अभी भी हमारा समाज या परिवार इससे काफ़ी पीछे चल रहा है। जहाँ जिन परिवारों में स्त्री शिक्षित है और वो इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू, वहाँ पर माहौल दिखेगा, दूसरा मिलेगा। परिवार में लोकतंत्र नहीं है। ये हिंदुस्तान के परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो आपकी जितनी भी रचनाएँ हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें अधिकतर देखने को मिलता है कि उसमें जो स्त्री है, वो एक संघर्षशील जी। पात्र के रूप में आप उसका चित्रण करती हैं। तो क्या कोई घटना ने आपको ये प्रेरित किया, या आपको क्या क्यों लगा कि आपकी अधिकतर विधाओं में, अधिकतर कृतियों में स्त्री एक संघर्षशील बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, और ये बात सही है कि मेरे जितने किरदार हैं, आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कोई भी काल्पनिक नहीं है। वाह! कोई काल्पनिक नहीं है। मुझे केवल कल्पना की दुनिया में रम के साहित्य लिखना पसंद नहीं। जीवन में इतनी विसंगतियाँ, इतने संघर्ष, इतने उतार-चढ़ाव, इतनी यातनाएँ हैं, इतनी दर्द है, पीड़ाएँ हैं कि जो आपको चेहरे चमकते हुए स्त्रियों के लगते हैं ना, वो आधे-अधूरे हैं। उसके पीछे का इतिहास जाइए, हर स्त्री के पीठ पर लगा हुआ इतिहास जो है ना, वो दर्द से भरा हुआ है। इसमें जितने किरदार हैं, चाहे वो कितने कटघरे की लड़की हो, चाहे सब वास्तविक जीवन की घटी घटनाएँ हैं। उनको मैंने कल्पना का रंग दिया है। कल्पना में रंग के एक नया किरदार गढ़ा है। जैसे गूँथते हैं आटा तो उसमें नमक, मिर्च वग़ैरह सब मिला के जब हम तैयार करते हैं सब्ज़ी या कुछ चीज़ें, उस तरह से हम साहित्य रचते हैं। लेकिन बहुत सारे किरदार, जैसे कित्ते कटहरी की जो लड़की थी, जब हम एक बार जेल में नारी निकेतन में लखनऊ में गए थे, तो वो लड़की का चेहरा मेरे उससे ओझल नहीं हुआ। इत्तेफ़ाक से पीछे एक वकील साहिबा रहती हैं, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया कि मैं तो क्या लिखा आपने वहाँ नारी लिखी? कुछ तो बेगुनाह स्त्रियाँ थीं, जो पतियों की, जेठ की, पिता की, भाई की, किसी के अपराध को अपने ऊपर लेके कि मैंने किया है और जेल में, ताकि हमारा परिवार चलता रहे। उन लोगों ने सुध भी नहीं ली पलट के उसके बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल, कोई केस भी नहीं लड़ा, ऐसी भी बहुत सारी महिलाएँ मैंने देखी हैं। एक किरदार ऐसी थी जो पीछे हमारी वकील साहिबा रहती थी, उन्होंने कहा, "तुम उससे मिली?" मैंने कहा, "हाँ, उससे मिली।" तो उन्होंने पूरा हमें फ़ाइल दे दी कि कुछ भी उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती केवल ये थी कि एक तौलिया छूट गया था। वो जिस व्यक्ति को पसंद करती थी, प्यार करती थी, उसकी शादी मेंटली रिटार्डेड किसी गरीब घर की लड़की थी और मानसिक रूप से रिटार्डेड किसी धनी व्यक्ति की के लड़के से उसकी शादी केवल इसलिए कर दी जाती है ताकि वंश चले, परिवार चले, उसको एक बच्चा हो जाए। और वो इत्तेफ़ाक ऐसा होता है कि पूरी संपत्ति वो जो है उसके बहू के नाम ना करके किसी और के नाम उनकी सास करती है। और वो जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है, जो मर्डर करने वाला था उसकी सास का, उस लड़की को पता ही नहीं होता, अनअवेयर होती है। बस अफ़राध ये होता है कि वो फ़ोन रिसीव कर लेते हैं, बस फ़ोन क्या रहा था वो जेल में, हाँ, कर लिया है और भी उसका केस लड़ने वाला कोई नहीं है। उसके अच्छे आचरण की वज़ह से वहाँ अच्छी ड्रेस पहना के कुछ और काम जेल में उसे सौंपे गए। इस तरह के बहुत सारे केस हैं, तो उसने मुझे प्रभावित किया, मैं उससे कई बार मिली, तब मैंने कितने कटघरे उपन्यास लिखा। और वो जो उसका बेटा होता है और जो होने वाली बहू होती है, वो दोनों अपनी माँ से मिलने आते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको माफ़ी मिल जाए या उसका केस लड़ने की, यहाँ कहानी खत्म होती है उपन्यास की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका एक रचना है किशोरी का आसमां, और शायद आपके दिल के बहुत करीब भी है। करीब भी है, हाँ। तो इसके जो रचना प्रक्रिया है, क्या रही इसके पीछे, और इसके पीछे आपको क्या प्रेरणा लेकर दी कि आपको ये रचना आपने की? दरअसल नामवर जी की मैं प्री स्टूडेंट रही हूँ। जब वो लखनऊ आए तो मेरा पहला उपन्यास आ चुका था। नंबर जी डॉक्टर जी। अब वो नहीं रहे, हज लेने वाले, हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तुम चिरगाँव को भूली नहीं हो। मैंने कहा जी। बोले अब तुम अगला उपन्यास अपनी जड़ों को पकड़ो, वहाँ से लिखो। तो वो जो किशोरी का आसमां है, उसमें मेरी माँ की पीढ़ी, मेरी पीढ़ी और आने वाली 3 तरह की पीढ़ियों की आवाजाही, गाँव, कस्बा और महानगर, तीनों के बीच की संघर्ष, आवाजाही और उसमें लड़कियों के स्वप्न, आकांक्षाएँ, किस तरह से वो साबिन जैसी संस्था को जेएनयू में जाके वो लड़की देखती है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, शादी किस तरह से टूट रही है और जो शादी के पहले इस तरह से कंट्रोल करना चाहता है लड़की को, पूरी तरह से वैचारिक रूप से अपने को अपने हिसाब से उसको कंट्रोलिंग उस तरह से, तो वो शादी से इनकार कर देती है, तोड़ देती है कि हमें शादी नहीं करनी, सगाई तोड़ देती है। तो इस तरह से कहीं न कहीं इसमें मेरे परिवार की झलक भी है। मेरे फादर का 9th में जिस तरह से हत्या हुई थी और जिस तरह से मेरी माँ का संघर्ष, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं इस उपन्यास में हैं। लिव इन रिलेशनशिप जैसी जो चीजें हैं, जो अभी भी हमारे समाज में इतनी ज्यादा स्वीकार्य नहीं है,
तो क्या अभी वो ज़्यादा होने लगी हैं या पहले उनका पता लोगों को नहीं था, पहले से ही चीज़ें चल रही थी? पहले से कम चल रही थी, पता नहीं था लोगों को, अलक्षित रूप में चल ही रही थी। और वो भी मैंने जेएनयू में देखा है। सोचिए 85 से 90 के दौर में कुछ लोग ऐसे थे, जो बेरोक-टोक हॉस्टल में लड़कियाँ लड़कों के हॉस्टल में जाती थी। ये मैंने अच्छी तरह ओबियस था। लेकिन हाँ, उसमें से 99% लोग शादी कर लेते थे। 1% ऐसे जो रिलेशनशिप टूट जाते थे और जो मतलब बाद में उनका हश्र क्या है वो मुझे नहीं मालूम। पर ज़्यादातर जो कपल्स होते थे वो 2 साल, 3 साल, 4 साल लिव इन में रहने के बाद शादी कर लेते थे। ये तो धोखेबाजी वाली कोई संभावना है? कम संभावना कम थी। तो जेएनयू का मैम आपने ज़िक्र किया, जेएनयू से आपका लगाव काफ़ी ज़्यादा है, आपने वहीं से एजुकेशन भी ली है। तो अपने समय के जेएनयू में और अभी के समय में के जेएनयू में आप क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि जेएनयू से हमने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े साहित्यकार, जी, बड़े वैज्ञानिक जी। और बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ वहाँ से निकली हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर के और कुछ खराब चीज़ों को लेकर के जेएनयू हमेशा चर्चा में रहा है। जी। तो क्या पहले से ही जेएनयू में इस तरह की चीज़ें थी नहीं, नहीं। या अब जाकर के थोड़ा चीज़ें 85 से 90 में मैं रही हूँ, यहाँ पर बड़ी-बड़ी हस्तियों से मैं रूबरू हुई हूँ, जिनसे हमने जीवन जीने का सलीका सीखा, जिनसे भी जो ऊपरी भौतिकतावाद से मुक्त होके भीतर की दुनिया में वैचारिक रूप से क्रांति के सपने जहाँ पर हमने जिस ज़मीन पर खड़े होके आम आदमी की दुनिया क्या होती है, मास से जुड़ाव कैसे होता है, वो जो मार्क्सवाद जिसे कहते हैं, मार्क्सवाद की वो व्यवहार्य धरातल को मैंने जेएनयू में जिया, सीखा, जीना सीखा। और एक जो मुलम्मा चढ़ी हुई जीवन शैली है, जिसमें चमक-दमक है, उसके परे मिट्टी से जुड़ाव और ख़ास तौर पे कहते हैं ना कि एक बहुसंख्यक आबादी के बीच में आपका कनेक्शन गुरु पांडे जैसे कवि थे, उनसे उनके बीच में हम लोग उठते-बैठते थे। और बहुत सारे जो नादर सिंह हमारे जेएनयू में आते-जाते थे, बहुत बड़ी हस्ती थे उस समय। विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाषण मैंने सुने हैं। चंद्रशेखर जो बड़ी हस्ती थे, जो पटना में जिनको मार दिया गया था, वो हमारे स्टूडेंट यूनियन के नेता थे। जगदीश्वर चतुर्वेदी आज भी हैं दिल्ली में, दिल्ली वो पढ़ाते थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो एक अच्छा-सा माहौल था जहाँ पर हर रात को 9 बजे किसी न किसी मेस में कोई न कोई चर्चा होती थी, डिबेट्स होता था। उसमें हम लोग जाते थे और डेमोक्रेटिक तरीके से सब एक-दूसरे को कविताएँ भी सुनाते थे कुछ लोग, आर्टिकल्स वगैरह और डिस्कशंस होता था, आलोचनात्मक और आलोचनात्मक और सकारात्मक। तो वो चीज़ थी, वो उससे एक पूरा समूचा व्यक्तित्व आपको बदल जाता है। अब बहुत अंतर आ गया है, अब वो जेएनयू रहा ही नहीं है। अब कुछ लोगों में मुझे ऐसा लगता है कि माहौल ज़बरदस्ती जानबूझ के खराब किया गया है। एक संस्था को बदनाम करने के लिए पूरा अगर प्रशासन तंत्र और पूरी बाहरी शक्तियाँ जुट जाएँ और कुछ एलिमेंट हैं, ऐसे भी हैं जो पूरी तरह इस तरह के हैं जो वायु करा करते हैं, वहाँ रह के उस समय भी थे, कम थे उनको दबा दिया जाता था, उनको तोड़ दिया जाता, उनका मनोबल गिरा दिया जाता था। लेकिन अब वो थोड़ी संख्या बढ़ गई होगी, मुझे नहीं पता क्योंकि अब छोड़े हुए साल हो गए। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है जिसने बताया है कि जो खूबसूरत कविता भी लिखी है इसमें है कि जो बोगनवेलिया के पेड़, जो फूल और जो पौधे और जहाँ बैठ के हमने क्रांति के सपने देखे, क्रांति करी, क्रांति की नई इबारत लिखी, अब वो किस तरह से पेशेवर तरीके से उनको काटा-छाँटा जा रहा है। तो जेएनयू को जो काटने, छाँट के अपने तरीके से गढ़ने के लिए ऐसे टीचर्स वहाँ लाए गए हैं, जो वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, जो एक तरह से समाज व्यवस्था में परिवर्तन करना है। आमूल-चूल परिवर्तन करना है, जो है यथास्थितिवादी व्यवस्था को तोड़ के हमें नया लाना है, नयापन लाना है। वो मौलिक सोच खत्म हो गई है। कुछ कर डालना है, कर गुज़रना है जीवन में। उन सपनों को लेके हम बड़े हुए थे कि ऐसा नहीं, जैसा है वैसा भी नहीं करना है, कुछ और करना है, नया करना है। वो चीज़ अब लोगों में सोच बदल गई है। मोस्टली लोग एकेडमिक्स में पहले जाते थे, टीचिंग लाइन में, कुछ आईएएस भी बनते थे, अब बहुत कम लोग एकेडमिक्स में जाना पसंद करते हैं। ज़्यादा हो रहे हैं। अब राजनीति से प्रेरित होते हैं और दूसरा आईएएस बनने ज़्यादातर जेएनयू जाते हैं। आपका एक उपन्यास है कि कितने कटघरे, उसमें आपने महिला जो कैदियाँ हैं कहते हैं, उनके आपने इंटरव्यूज़ किए हैं। तो इस अनुभव ने आपके लेखन को और आपके सोचने को कैसे कुछ प्रभावित किया है? मुझे लगता है कि आधी दुनिया यानी स्त्रियों की जो दुनिया है, बहुत कम लिखा गया है इस पर। जैसे मेरा एक उपन्यास छोटा-सा है, ये आम रास्ता नहीं, राजनीति में महिलाओं पर है। वो भी सत्य कथा है। या राजनीति में जो चमकते हुए चेहरे दिखते हैं ना स्त्रियों के, उन्हें गुलदस्ते की तरह सजाया गया है। उनकी खुद की चेतना कितनी है, आत्म चेतना कितनी, उनका विकास कितना है, वो सच में क्या निर्णय लेना चाहती हैं। उनके पीछे तमाम शक्तियाँ होती हैं जो उनको टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं, गुलदस्ते की तरह। तो वो चीज़ है जीवन में अगर राजनीति में, तो उनका राजनीति में होना ना होना केवल उनके स्त्री होने को भुनाना, ये गलत है। ये सिरे से गलत है। इस तरह के भी बहुत सारे केस हैं कि किसी की पत्नी है, तो किसी की बहन है, तो किसी के रिश्तेदार हैं। इस तरह की जो परंपरा चली आ रही है, इसके
परे हटके अगर कोई स्त्री राजनीति अपने दम कम पर आई है तो वो मायने रखती है। वो थी हिंदी की साहित्यकार, मैं नाम बोले रमणिका गुप्ता, जो सीपीआई की नेता रही हैं। उनका उनका एक लंबा इंटरव्यू मैंने लिया था, तो उन्होंने राजनीति में स्त्रियों की सच्चाई को उखाड़ा था मेरे सामने। राजनीति में क्या आपको लगता है कि जैसे हम देखते हैं कि जो प्रधानी के इलेक्शन है या जिला पंचायत के इलेक्शन है, वहाँ पर आरक्षण के तौर पर उसमें स्त्रियों को सीट दे दी जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सही न्याय अपनी भूमिका से कर पाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ मजाक बनाकर एक रख दिया है। ये 11% हैं जो अखबारों में आता है, जो 1-2% शायद बढ़ के 5% या 10% हो जाए आने वाले समय में। वो चेतना जगे उनके अंदर, वो सारे उनके विज्ञापन में भी 22 लिखा रहता है। अरे उनका खुद का नाम पर्याप्त नहीं है क्या? हर जगह पत्नी श्री, क्या जरूरत है पत्नी श्री? पत्नी जो अपना नाम खराब होता तो नहीं लगता है कि अमुक अमुक की पत्नी है, तो गैर बराबरी वहीं से शुरू हो जाती है। ये जो गैर बराबरी का किला है ना, ये पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को नष्ट करके रख दिया है। लड़का लड़की का भेदभाव वहीं से शुरू हो जाता है कि लड़की हुई तो दुख मनाने पूरा परिवार बैठ गया। हालांकि चीजें बदल रही हैं, दहेज खत्म हो रहा है, अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन एक कहावत है ना, अभी दिल्ली दूर है। बहुत सारे प्रोग्राम सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, समाज में अलग-अलग संस्थान, अलग-अलग लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण हो, उनका उत्थान हो। तो क्या लगता है कि आपको अभी उस स्तर पे चीजें नहीं बदल पाई हैं कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता को चुनौती दे सकें? नहीं बदल पाई हैं। बहुत बारीकी बारीकी से देखा तो आधुनिकता के नाम पे नौकरियां हैं, लाखों के पैकेज हैं, और बेशुमार सुविधाएं साधन संपन्न नई पीढ़ी है। लेकिन नई पीढ़ी के जो लड़के हैं, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो सोचने का ढंग है, जीने का ढंग है, काम करने का तरीका है, वो पूरी तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था से नियंत्रित है। और उसका जो संरचना है, मानसिक संरचना है, आमूल-चूल परिवर्तन तो थॉट प्रोसेस से होता है। और आपने अपने पिता को, बाबा को, दादा को जिस तरह से परिवार व्यवस्था में कंट्रोलिंग हेड के रूप में देखा है, तो जो नए लड़के हैं ना, वो भी कंट्रोलिंग हेड के रूप में अपनी पत्नी को या होने वाली पत्नी को या लड़की को बरतना चाहते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो लड़की चेतना संपन्न अवस्था में जा चुकी है। वो भी नाकों के तके लेके आ रही है। उसकी शिक्षा-दीक्षा भी उसी स्वतंत्र वातावरण में हुई, इसमें वो पले-बड़े हैं। अब यहाँ पर लड़की जब उस धरातल पर आती है, जहाँ उसके गवाक्ष सोच विचार के ध्यान के केंद्र खुलते हैं, तो कम से कम उसके पैरों तले ज़मीन है ना। हमारी पीढ़ी में पैरों तले ज़मीन कम कम लोगों में थी, 20-40%। अब वो 70-80 हो सकती है। तो वो लड़कियों की जो जो लड़के उनके साथ में हैं, तो वो जो लड़के हैं, उनका तब तक थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगा, बराबरी नहीं आएगी। क्या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या मेरे हिसाब से जब आप स सहयात्री बन के या पति-पत्नी बन के या 2 दोस्त बन के रहते हैं, जैसे भी उसको नाम दें, तो आपके पास 3 चीज़ें बराबरी से होना चाहिए। निजता, आज़ादी और आत्मनिर्णय। आप जितना स्पेस अपने लिए लेना चाहते हैं ना, उतना स्पेस अपने पार्टनर को दें। आपको इंडिविजुअलिटी चाहिए, दूसरे को भी इंडिविजुअलिटी चाहिए। आपको फ्रीडम चाहिए, दूसरों को भी फ्रीडम चाहिए। आपके थॉट प्रोसेस में आप खुद फैसला लेते हैं अपने बारे में, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ का, अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके। तो उस लड़की को भी उतना ही हक है अपने परिवार के बारे में सोचने का, निर्णय लेने का, या अपने, हाँ, ये चीज़ ज़रूर मैं ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं, या जो दोनों एक-दूसरे से कंट्रोल ना होके दोनों के बीच में एक-दूसरे के प्रति एक एमिकेबल रिलेशनशिप, जहाँ एक-दूसरे को स्पेस दें, एक-दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड करें। स्वतंत्रता होनी चाहिए? ये चीज़ मिसिंग है। वो भी शायद जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, तब तक बराबरी, स्त्री-पुरुष बराबरी की बातें करना बेईमानी है, और बहुत दूर है अभी ये मंज़िल बहुत दूर है, बल्कि उल्टा हो रहा है। हमारी पीढ़ी में क्या होता था कि पति लोग थोड़ा-सा कभी-कभी रिस्पेक्ट दे देते थे। जी, गैर बराबरी के बावजूद भी उनके परिवार में स्त्री की एक वो थी, अहमियत थी। अहमियत थी। अब क्या रहा है कि बराबरी कहने की है, नौकरी तो बराबर से कर रहे हैं, कमा रहे हैं, निर्णय भी अब दोनों के निर्णय टकराते हैं, दोनों के हित टकराते हैं, दोनों के परिवार टकराते हैं, और रूलिंग फिर वही पितृसत्तात्मक व्यवस्था की। कंट्रोलिंग हेड मेल रहेगा, क्योंकि उसके पिता थे, क्योंकि उसके बाबा थे, क्योंकि उसके दादा थे, क्योंकि स्त्रियों में सोच नहीं है, स्त्रियों की समझ नहीं है, स्त्रियों को उतनी अकल नहीं है, बिकॉज़ शी इज़ अ फीमेल। उसकी सारी सोच, समझ, अकल उससे तो कम होगी। ये मान के चलती है पितृसत्ता कि उसकी डिसीज़न मेकिंग उसके गलत होंगे। अरे भाई, होने दो ना गलत, 2-4 बार गलत होंगे तो बाद में सही भी तो होंगे।
जब आप किसी को हक ही नहीं देंगे अपने तरीके से जीने का, अपने तरीके से सोचने का, अपने तरीके से आगे बढ़ने का, तो वो आगे जब 2-4 निर्णय गलत हुई है तभी तो पितृसत्ता की आज जो स्थिति है कि हम सारे निर्णय लेंगे। गलतियाँ तो उनसे भी होती हैं। लेकिन गाँव में अभी भी देखा जाता है, मैं भी कई इस केसेज़ में ऐसा देख चुका हूँ। कोई लड़की है, वो पढ़ना चाह रही है, कुछ करना चाह रही है, लेकिन अभी भी गाँव में बहुत बड़े स्तर पे मैं देखता हूँ कि माँ-बाप को केवल एक ही बात होती है कि ग्रेजुएशन कर ले, ये ले इसके आपके लिए कर ले। इस स्थिति का समाधान कैसे हुआ आपके साथ? शिक्षा से ही, केवल शिक्षा है, आत्म स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है और थोड़ा-सा बचपन से ही माँ-बाप को बराबरी से दोनों को बरतना चाहिए, लड़के और लड़की को। एक को ऊँचा और एक को नीचा देखने की जो आदत है हमारे समाज की, व्यवस्था की, उस आदत को खत्म करने की ज़रूरत है। वो आदतें खत्म नहीं हो रही हैं। हमारी सोच में, जीवन शैली में गहरा धँसा हुआ है कि एक बड़ा है, दूसरा छोटा। ये यहीं से सभी सारा सिस्टम वो पर कभी गया नहीं। गया नहीं है। जो दिखता है वो ऊपर से दिखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो कहानियाँ हैं, उसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक सच्चाई है, उसका आपने बड़ा गहरा उसमें चित्रण किया होता है अपनी कृतियों में। तो क्या आप समाज में कुछ बदलाव लाने के उद्देश्य से लिखती हैं? नहीं, मैं इस गलतफ़हमी में नहीं जीती कि साहित्य से बहुत सुधार हो सकता है। मैं साहित्य का काम केवल आईना दिखाना है कि जो इससे क्रांति नहीं आ सकती है? मैं इस पे क्योंकि ऐसा प्रेमचंद के ज़माने में भी नहीं हो पाया, तो मैं तो उस ज़माने में तो मीडिया और डिजिटल और ये सब भी नहीं था। तब भी कोई कहे कि प्रेमचंद के लिखने से या जैनेंद्र जी के लिखने से या मुक्तिबोध के लिखने से हाँ, मानसिक रूप से चैतन्यता, सजगता और एक बौद्धिक विकास कह लो और वो भी पढ़े-लिखों के बीच में। क्योंकि जो मास है, जब तक उन किताबों को पढ़ेगा नहीं, उसमें वैचारिक परिवर्तन कैसे आएगा? और हमारे यहाँ मास साहित्य के प्रति या उस तरह की किताबों के प्रति उनका आकर्षण जब तक बहुत बढ़ेगा नहीं। पहले तो धार्मिक था, हर घर में धार्मिक जाता था, तो कुछ लोग आम आदमी कुछ तो लोगों तक तो पहुँच थी उसकी, जो हिंदी पढ़ लेते थे। अब तो ऐसी कोई पत्रिका भी नहीं है जो हर घर में जाए, जो जिससे वैचारिक रूप से लोग वो हों, एनलाइटेंड फ़ील करें। तो वो चीज़ें अभी थोड़ी-सी थम-सी गई हैं और टीवी ने, मीडिया ने, डिजिटल दुनिया ने, ऑनलाइन जो चीज़ें हो रही हैं, इससे भी थोड़ा-सा साहित्य कहना चाहिए कि पास भी हुआ और दूर भी हुआ है। पास इसलिए होता है कि गूगल पे आप टाइप करो फलाना-फलाना तो सारी चीज़ें मिल जाएँगी, पास हुआ है। लेकिन उसको ग्रैस्प करके उसके हिसाब से अपने जीवन को मोड़ना या उसके हिसाब से जीवन में बदलाव लाना या अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना, इस तरह के बच्चे स्टूडेंट्स कम हैं। हैं, 1% हो सकते हैं, लेकिन कम हैं। अच्छा, आपने जो है सरकारी विभागों में भी लंबे समय तक सेवा और यूको बैंक में आप पहली राजभाषा अधिकारी थी, उससे डॉक्टरेट उपाधि वाली थी। तो ये उपलब्धि भी आपके नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो आपके जो अधिकारी बनने का जो अनुभव रहा, वो कैसा रहा? एक्चुअली वो हमारा पहली चॉइस तो थी यूनिवर्सिटी में जाना और मुझे मिला पीजी कॉलेज बुलंदशहर। तो मेरी परिवार मेरी छोटी बेटी हुई थी जस्ट और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र वहाँ हो नहीं सकता था और आज से 30 साल पहले दोनों के अलग-अलग रह के काम करने की संभावना कम थी। उस समय बैंक में दे दिया, इसमें हो गया, लखनऊ मिल गया तो जॉइन किया। अच्छा रहा अनुभव प्रशासनिक पदों पर रहने का और इस बहाने मैंने कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे विभागों में काम किया और हमारा समय इसलिए अच्छा मैं मानती हूँ कि हमारे दौर में अच्छे ऑफ़िसर्स थे, जो महिला ऑफ़िसर्स को बराबरी का दर्जा देते थे, सपोर्ट करते थे। तबादले हुए और तबादलों ने कहीं न कहीं अनुभव भी दिए, नए अनुभव दिए, नई दुनिया दी। नई नज़र से कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे इन जगहों को देखा मैंने, इन जगहों पे तबादले हुए। एक चीज़ है कि जो महिला कर्मी हैं, जो भी हमारे साथ में काम करती हैं, अब तो बहुत ज़्यादा संख्या में हो गई हैं, हमारे ज़माने में कम थी। उनके अंदर जो एक चेतना है या उनके अंदर परंपरा और आधुनिकता के बीच का जो संघर्ष है, वो अभी चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि वो करवा चौथ भी रहना चाहती हैं और बराबरी भी चाहती हैं। तो वो जो एक दोनों के बीच का जो एक वो है, द्वंद कह लो, उस लेवल पे आधुनिक भी बनना है और पुराने को भी नहीं छोड़ना है। तो आधुनिकता और परंपरा के बीच का जो एक गैप है, वो एक सोच है, साफ सोच होना चाहिए, साफ समझ होना चाहिए। एक जो भावनात्मक निर्भरता है, उसकी जगह सच में आत्मनिर्भरता जिसे कहते हैं। आप किसी भी निर्णय के लिए मोहताज ना हों किसी के। ये चीज़ अभी भी नई पीढ़ी में उतनी मात्रा में नहीं आ पाई है, जितनी मैं उम्मीद कर रही हूँ। जबकि सरकार में एजुकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें चलो। ऑफ़िसर्स हैं, डीजीएम हैं, जीएम हैं, बड़े पदों पर हैं और अच्छी चमकदार चेहरे लेके
देश विदेश की यात्राएं कर रही हैं और ये बहुत सुखद ताजी हवा की तरह ये सारे मसले हैं। थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि हो सकता है 5-10 साल और लगें, लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम आएगा ऐसा आत्मनिर्भरता अभी जब मैं की है नहीं मिली है। नहीं। अच्छा, राजभाषा अधिकारी का मैम काम क्या रहता है बैंक में, थोड़ा के लिए हमारे जब मैंने ज्वाइन किया था तो अनुवाद का काम हो जाता था। बैंकों का जितना लिटरेचर है उसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए था। बैंकों के मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस जितने होते हैं, अनुदेश पुस्तिकाएं जितनी होती हैं, जितने ऑर्डर्स निकलते हैं, जितने हेड ऑफिस, चूंकि ज़्यादातर बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल साउथ में भी हैं, कलकत्ता हमारा है, केरल है, कर्नाटका है, यहाँ पर लोगों को हिंदी और इंग्लिश हिंदी नहीं आती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाइलिंगुअल होना ये नियम था, राजभाषा का पद ही इसलिए बनाया गया था सब निवासी हो। तो दूसरा सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जितने भी केंद्रीय जो है अनुवाद ब्यूरो है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नए पीओज को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें एक राजभाषा अधिकारी का भी वो होता है क्लास लेने का, कि जिसमें हम सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो हिंदी का बैंकों के कामकाज में चूंकि मास से जुड़ा है, तो किस तरह से हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में ला सकते हैं। तो सरल हिंदी जो बैंकिंग की जो अनुवाद की है उसकी जगह आम बोलचाल की हिंदी का हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम की चीजें उनको बड़ी बिल्कुल आपने हाँ, और जो डिक्शनरीज बनी है उसमें ही हम लोगों का कंफ्यूजन का 1-2 डिक्शनरी तो मेरा नाम भी है कि वो भाषा लिखो। मीटिंग होती थी तो उसमें बैंक का जो बोर्ड होता था, बोर्ड मेंबर्स के बीच में राजभाषा वालों को बुलाया जाता था कि इन शब्द का मतलब क्या है, हिंदी में इसको कैसे लिखें। तो भाषा के आधार पे हमने देखा कि कुछ समय से देखा गया है कि विभाजन की तरफ हमारे देश भाषा में भी चल रहा है विभाजन। अलग अलग राज्य अपनी अपनी भाषा को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो हिंदी जो राज्य भाषा है उसके प्रचार प्रसार में आपने क्या उसमें चुनौतियाँ देखी और कैसे आपने उनको सुलझाया? चुनौतियाँ बहुत हैं, क्योंकि दक्षिण में देखिए तो कोई हिंदी सीखना नहीं चाहता। हम जब हिंदी की वर्कशॉप करते थे तो लोग बड़े बेमन से आते थे और का, खा, गा, गा जो कुछ हिंदी की जो हिंदी शिक्षण योजना है भारत सरकार की, जिसमें प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा के माध्यम से उन्हें हिंदी सिखाई जाती थी। उनको सर्टिफिकेट दिए जाते थे, 10,000, 20,000, 30,000 तक का उनको ये पारितोषिक दिया जाता था, एक इंक्रीमेंट बढ़ता था। इन सब के बावजूद जब वो ट्रेनिंग लेके जाते थे सीट पर, तो वही काम करते थे जो पहले से बोलने वाला। तो ये है कि मानसिकता ये है कि चलो एन्जॉय करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा लेते हैं, एन्जॉय करते हैं, लेकिन जब सीट पर जाएँगे तो रूटीन काम जैसे चल रहा है वैसे चलाएँगे। कम लोग हैं जो अपने जैसे कुछ लॉ ऑफिसर्स ऐसे आए थे बाद में मेरे जॉइनिंग के समय ही, जो मन से काम करते थे या क्रेडिट में कुछ लोग थे कि जो देखिए वो करते तो दिखाते ज़रूर थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे ये काम राजस्व अधिकारी के लिए कर रहे हैं, ये बैंक का काम है। उनसे कहती थी मेरा काम नहीं, मेरे घर का काम नहीं है, बैंक का काम है, ये आपका काम है। तो अभी वैसी मतलब सच बताएँ एक लाइन में अगर कहें, तो आज की डेट में भी और मेरे ज़माने में भी एक भरा हुआ ट्रक जैसे होता है ना, उस ट्रक को हम लोग केवल हिला पाएँ, हिला पाए चला नहीं पाएँ। हिला नहीं पाए। अच्छा, अगर आप ये व्यक्तिगत जीवन के अनुभव की बात करें तो एक माँ भी रही हैं आप, एक आप लेखिका भी हैं और एक अधिकारी भी रही हैं। तो इन तीनों भूमिकाओं के बीच आपने जीवन में संतुलन अपना कैसे बनाए रखा, कैसे स्थापित किया? मेहनत, कर्मठता, यही मेरी पूँजी है। कोई बाधा नहीं है? मुझे बाधाएँ तो बहुत आती हैं, ऐसा कोई स्त्री नहीं होगी जो कह देगी कि महत्वाकांक्षी होना हमारे समाज में आज भी स्त्री के लिए एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत शॉकिंग अनुभव रहा है कि लोग टैलेंटेड या हुनर वाली या किसी भी विधा में जो पारंगत है या गॉड गिफ्टेड जो आपको मिला हुआ है, उसके साथ अपने हुनर को निखारना या उस काम में लगे रहना, इसको कोई तवज्जो नहीं देता। हज़म नहीं कर पाया? तवज्जो भी नहीं देता, हज़म भी नहीं कर पाता और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको अंडर वैल्यू करके ये कहना कि वो तो एम्बिशियस हैं। जैसे मतलब एम्बिशियस होना एक बहुत बड़ी तमाचा जैसे लगता है। इसको सहज ढंग से स्वीकार करने का मादा अपने परिवार व्यवस्था में आज भी दूर की कौड़ी है। मुझे ऐसा पुरुषों को महत्वाकांक्षी होना सबसे बुरा नहीं। वो तो उनके लिए मतलब बहुत टैलेंटेड है हमारा लड़का। लड़के को तो याद मुझे एक घटना याद आ गई। जब मैं 2001 में राज्यपाल थे यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो बड़े साहित्यकार भी थे पश्चिम बंगाल के, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। उनके हाथों मुझे झांसी में अवार्ड मिला था। तो एक उसने पूछा था मेरी मदर इन लॉ भी साथ में थी। उन्होंने कुछ इंटरव्यू लिया कि देखिए आपकी बहू ये सब। तो मैंने कहा हाँ, मेरा लड़का भी यही करता है इंजीनियर। तो मुझे उस समय क्लिक किया कि वो एक्सेप्टेंस मेरे लिए से ज़्यादा अपने बेटे के प्रति थी। तो ये एक्सेप्टेंस समाज में सहज स्वीकार्य नहीं।
तो क्या पितृसत्ता के हिल जाने का डर है? इस आदत तक पड़ी है कि एक श्रेष्ठ होगा, स्वीकार मतलब पुरुष है तो वो पति है तो वो श्रेष्ठ होगा ही, उसको एक ऊँची कुर्सी मिली हुई है। वो डार्विन दादा कहते थे कि तुम लोग क्या सोच रही हो कि वो ऊँचे पाए वाली कुर्सी पे तुम लोग हिला डालोगे इसे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हँसते थे वो। हंस के संपादक डार्विन दादा। अरे तुम सब महिलाएँ मिलके भी हिला दोगी ना तो नहीं हिला पाओगे, ऐसे मज़ाक उड़ा अच्छा, आपकी 2 बेटियाँ भी हैं हाँ, और एक बेटी आपकी डॉक्टर है और एक बेटी आपकी इंजीनियर है। हाँ। तो आपकी लेखन की जो भूमिका रही है या जो आपका साहित्य से लगाव रहा है, उसने क्या भूमिका अदा करी है उनकी परवरिश में? छोटे ये बच्चे थे तो बच्चों को अच्छा लगता था लिखना और मेरे पढ़ने और लिखने का घर में चूँकि माहौल रहता था, शायद ये भी कहीं न कहीं बच्चों के करियर में प्लस किया है। क्योंकि हम तीनों एक कमरे में मतलब एक वो स्टूडेंट रूम बन जाता था, कि वो अलग प दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें हम भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा माहौल महीनों तक, सालों तक रहा। 10th से लेके मैं अपने उपन्यास पे काम कर रही हूँ, वो अपनी कॉम्पिटिशन मेडिकल की तैयारी कर रही है, छोटी वाली भी अपना कुछ-कुछ होमवर्क लेके बैठी है। तो ये बच्चों के लिए पॉज़िटिव रहा, मुझे लगता है। और कोई किताब आती थी मैंने एक किताब छोटी बेटी को, एक बड़ी बेटी को डेडिकेट किया अलग-अलग तरीके से। बच्चों के अनुभव भी मुझे मिले हैं, जैसे मैं अपनी छोटी बेटी से ही पूछती थी जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी, कि "तो अपने कॉलेज के अफेयर्स के बारे में बताओ बच्चों के।" तो कहती है, "मम्मा आप मुझी से पूछोगी?" हमने कहा, "हाँ, तुम्हीं से पूछेंगे।" क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए या उसके साथ के जो बच्चे थे उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन जैसे कुल जमा 20 उपन्यास है या मेरा नए समय का कोरस है। तो बच्चों ने बिल्कुल बेबाकी से बताया कि निशंसिक किस चिड़िया का नाम है, आप किस ज़माने में जी रही इसी हैं। का ज़िक्र आपने इसमें किया है किताब हाँ, में। मैंने चेंज किया है लेकिन मैंने कम से कम 15-20 बच्चों का ज़िक्र 15-20 बच्चों के से इंटरैक्ट किया है। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो चाहिए लेखक अच्छा, को। बदरंग दीवार आपकी एक कृति है और उसमें बड़ी प्रसिद्ध आपकी एक लाइन है कि औरतें संघर्ष तो करती हैं लेकिन हार नहीं मानती। क्या है ये? थोड़ा बताइए। जीवटता, स्त्री जीवट है। पैदाइशी तौर पे जैसे पृथ्वी है ना धरा, हर सह हर मार, आँधी, पानी, तूफ़ान की सहती है, लेकिन पृथ्वी को दगा नहीं पाया कोई। स्त्री की तुलना मैं पृथ्वी से करती हूँ। आँधी, पानी, तूफ़ान में भी वो अपने वजूद को बचा लेने की भरसक कोशिश करती है। उसकी जड़ें गहरी हैं। बहुत जल्दी ठीक है, वो द्रवित होती है, आँसू भी उसके आएँगे, वजूद भी काँपता है, लेकिन वो अपने वजूद को बचा लेने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है स्त्री प्रकृति से स्त्री ज़्यादा मज़बूत है, इन कंपैरिज़न टू पुरुष। आज के युग की जो महिलाएँ हैं, क्या इस सोच को अपनाने लगी हैं? नहीं, अभी वो जो दूसरी जनरेशन है और तीसरी जनरेशन है अ, उसमें उसमें भी 2-3 अलग-अलग ग्रुप हैं। लेकिन जो सुविधा संपन्न हैं, उनके पास संघर्ष है ही नहीं, सब कुछ थाली में सजा के दिया है। जो संघर्ष करके आ रही हैं, उन्हें सुविधाएँ चाहिए, तो वो समझौता परस्त हो गई हैं। हमारी वाली पीढ़ी जैसी कुछ लड़कियाँ हैं 10-20% और वो मेहनत कर रही हैं, वो अच्छा कर रही हैं, ये सुखद है, वो अच्छा कर रही हैं। आपके लेखन की प्रक्रिया क्या रही? कोई आपका विशेष शेड्यूल रहा कि आपने या कोई दिनचर्या विशेष रही कि जिस तरह से आप लिखती हैं? नहीं, मैं उन लेखिकाओं में नहीं हूँ जिनको बहुत मनस्तर रहता है। हम तो ऑफ़िस से आते थे, बच्चों का सारा काम किया और रात को 9 हम टीवी कम देखते थे। 9 बजे, साढ़े 9 बजे से रात को 12 बजे, 1 बजे तक या कभी-कभी सुबह 6 बजे, 5 बजे उठ के जब टाइम मिला, जैसा टाइम मिला, अब जाके हम रिटायर हुए हैं। तो अभी मेरा एक उपन्यास मैंने ऑफ़िस में जो विज़ुअल करप्शन है, उस पर लिखा है, अभी और खिलने दो। एक जो नया उपन्यास मेरा है, उसमें मैंने उन बच्चों पे काम किया है जो सुदूर देहात में हैं और स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज़ में आगे आना चाहते हैं। तो वो दफ़्तर के जो ये जो हमारा नायक है, वो उन एरिया में जाता है और उन बच्चों को अभी और खिलने दो। तो वो जो इस दुनिया पर खेल की दुनिया पर इसको हम लाए हैं। और कोई समय मिला अब ज़रूर हम सोचते हैं खाली हुए हैं तो समय को 1 या 2 हिस्सों में बाँटें। लेकिन ऐसा कुछ रचना प्रक्रिया ये ज़रूर है कि दूसरों का दुःख, स्त्रियों का दुःख या वेदना या तकलीफ़ इतना इंटेंस हो जाती है कभी-कभी कि मुझे रात को 2 बजे भी जागना पड़े तो जब तक मैं लिख नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो लिखना एक आग है। सतत प्रक्रिया। हाँ, आग को जलने के लिए वो सब तमाम सामग्री तो भीतर लेखक लगातार जलता रहता है और उसको लेखन ही पानी है उसके लिए, उससे वो बुझाता है अपने आप को। बिना लिखे उसको चैन नहीं है, बेचैन आत्मा है वो। और मुझे भी लगता है कि लेखन शौक है, शौक नहीं है।
ये हॉबी नहीं है। अगर कोई इसे हॉबी कहता है तो ये छोटा शब्द है। आदत है। लेखन जीने के लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे साँस लेना, मुझे ऐसा लगता है। मेरे लिए तो है। आदत तो नहीं कहेंगे, एक जीने का ढंग है। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और सब लोग बैठे हैं, तो मेरे भीतर का लेखक ज़िंदा रहता है। वो मरता नहीं है, वो सोता भी नहीं है। तो वो कब उसको कौन-सी चीज़ हॉन्ट कर जाए, हाइड कर जाए, किस तरह से वो किसी का बिहेवियर उसे वो कर जाए, हिला जाए उसके वजूद को, नागवार हो गए हो। वही एक लेखन का क्षण होता है। आपके प्रिय लेखक और प्रिय रचनाएँ कौन-सी रही हैं या कोई ऐसी? किसी ज़माने में जैनेंद्र कुमार अच्छे लगते थे, उसके बाद गोविंद मिश्र अच्छे लगने लगे, उसके बाद मल्लू भंडारी की चीज़ें और फिर उषा प्रेमवदा। इस समय मुझे उषा प्रेमवदा को पढ़ना, उनके उपन्यासों को ख़ास तौर पे बहुत अच्छा लगता है। वो कोई रचना ऐसी ख़ास है कि जिसने आपका दृष्टिकोण ही बदल दिया हो? शेष यात्रा एक रचना है उषा प्रेमवदा का, पतला-सा उपन्यास है। उसको मैंने कई बार पढ़ा। वो विदेश गई हुई उस एक ऐसी स्त्री पर है जिसका पति उसे सुंदरता के आधार पर ले जाता है और दूसरी स्त्री उसे मिलती है, उसको तजने में 2 मिनट नहीं लगते। फिर वो कैसे, जिसका कोई नागरिकता नहीं है, जिसका वहाँ कोई नहीं जानता है, वो अपने बिखरे वजूद को सँभाल के एकदम मजबूत कद्दावर स्त्री की तरह खड़ी होती है और फिर वो प्रेम में जाती है। फिर वो भी एक उसमें रिलेशनशिप में जाती है। फिर जब उसका पति कहीं टकराता है टूटा-फूटा टूटी-फूटी स्थिति में और वो उसको देखता है, तो उसे झटका लगता है। तो जो रिवर्स कल्चरल शॉक है, वो उस कहानी में बहुत खूबसूरती से पिरोया है। मुझे बहुत अच्छी लगती है शेष यात्रा। तो क्या भविष्य में आपकी कोई ऐसी योजना है कि कोई नदी नई विधा में आप या कोई कविता संग्रह पे आपका? मैं इतिहास के कुछ पन्ने हैं, ख़ास तौर पे मुगल काल में, कि एक कवि जगन्नाथ थे, जो एक मुझे नाम इसमें याद नहीं आ रहा, उनके शासन काल में उनको एक मुगल राजा की बेटी से प्यार हो जाता है और वो दोनों बनारस जाते हैं। तो वो हिंदू-मुस्लिम के बीच की कट्टरता उस युग में और कैसे वो जगन्नाथ कविताएँ लिखते हैं और दोनों वहाँ जाते हैं और कैसे गंगावतरण करके उनकी कोई रचना है। और वो वहाँ जाते हैं, अंततः दोनों अपने बचने के लिए गंगा के पास जाते हैं, तो एक सीढ़ी वो पढ़ते हैं, वो गंगा जी ऊपर आती है और फिर वो एक तरह से वो अंत है। तो मेरे दिमाग में है कि इस पे थोड़ा रिसर्च करें, कवि जगन्नाथ के जीवन यात्रा पर और कैसे वो अ, उस काल में मुश्किल मुश्किल हालात में जो है वो उस लड़की को लेके आते हैं, दोनों के बीच का प्रेम, दोनों की सामाजिक उस समय की विसंगतियाँ, तो एक अद्भुत सी प्रेम कथा है ये। तो उस पर मेरा दिमाग है, देखिए उस पर बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो आज की महिलाओं की जो पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ख़ास तौर से वो महिलाएँ जो साहित्य की जगत में आना चाहती हैं या आ रही हैं धीरे-धीरे युवा, तो आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जीवन को पढ़ो और जीवन में गहरे धँसकर जियो और महसूस करो कि जो कीचड़, जो गंदगी, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जब तक आपके सर के ऊपर से गुज़रेंगी नहीं, केवल देख के इमिटेट मत करो, नकल मत करो। जब तक आप जिएँगे नहीं, तब तक आप मर्म को पकड़ नहीं पाएँगे। जो देखने वाला सच जो केवल लिखता है, वो रिपोर्टर होता है, वो साहित्य नहीं होता, वो अखबारी लेखन बन जाता है। शायद वही होता है जो आपके अंदर धँस जाए, जैसे कील गड़ गई है यहाँ, भीतर आत्मा को छेद रही है वो। वो कील निकालने की कोशिश हर रचनाकार करता है कि किस तरह वो कील निकल जाए। वो एक गलती में कील निकल जाती है, फिर कोई कील धँस जाती है। तो वो जब आपकी कुवेदता है आत्मा को, वो छीन लेता है आपको। कोई ऐसा अपमानजनक सेंटेंस किसी व्यक्ति ने बोल दिया आपको, बहुत सारे सेंटेंस पुरुष बोलते हैं, इनमें अकल ही नहीं है, ये तो बेअकल है, इनमें बुद्धि ही नहीं है। तो वो चीज़ें हर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। आपने उसको जीवन में मौका ही कहाँ दिया आगे बढ़ने का। आपने शादी की, उसको कैद किया विवाह संस्था के अंदर। उसको ग्रो करने का मौका तो दो। हो सकता है वो जो आपको लग रहा है कि वो पैदाइशी बुद्धिहीन है, पैदाइशी ठस बुद्धि है या वो स्त्री है इसलिए उसमें अकल नहीं है। इन तमाम दुराग्रह, पूर्वाग्रह से समाज व्यवस्था को, परिवार व्यवस्था को मुक्त होने की तत्काल ज़रूरत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपकी एक कृति है जो डायरी विधा में है, स्त्री घर, और वो कृति आपकी औरंगाबाद विश्वविद्यालय के बीए कोर्स में भी शामिल है। क्या है वो? स्त्री का कोई घर नहीं होता, उसका पहला सेंटेंस है। जब मायके में होती है तो कहा जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ससुराल में तुम्हारा घर होगा। वहाँ पे उसको उस वैसा घर जैसा एहसास नहीं होता जैसे वो चाहती कि सारे पन्ने फैले हैं, किताबें फैली हैं, कोई ना आए, डिस्टर्ब ना करे, मेरा कमरा है, ये मेरा घर है। स्त्री का कोई घर होना चाहिए, उसका कोई निजी कमरा, निजी कोना होना चाहिए। उसकी तलाश है उस लेख में। वो डायरी विदा में लिखा था
और उन लोगों को पसंद आ गया तो लिया। कुछ अलग-अलग टुकड़े हैं डायरी के। डॉक्टर साहब, अभी एक बड़ी समस्या हमारे समाज में देखने के लिए आ रही है कि वर्क प्लेस में अभी जो है सुरक्षा का माहौल है। तो आपको क्या लगता है कि वर्क प्लेस को और ज़्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जगह-जगह जैसे अभी कैमरा तो लग ही रहे हैं, जगह-जगह कुछ सीनियर जो महिला कर्मी हैं, उनके बीच में उनका सामंजस्य बिठाने के लिए आज हम लोगों का एक टीम बनाई गई थी। कोई कंप्लेंट सेल था उसका शिकायत कक्ष। उसमें 2-4 उसमें 2-4 लोगों को तैनाती दी गई थी इसी वर्क प्लेस को। नया-नया शुरू हुआ था उस समय पे वो इसको थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, वो अपनी बात कह सके। दूसरा क्या है कि कई बार जो दुखद है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हर बार हर चीज़ सही नहीं होती। कुछ नई लड़कियाँ, ओवर एम्बिशियस जो लड़कियाँ होती हैं, वो पुरुषों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती हैं, जो मेरे समय शुरू हो गया था। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको बॉस की चापलूसी करना है, उसके आगे-पीछे घूमना है। तो ये जो तितली-नुमा, फिरकी-नुमा जो लड़कियाँ हैं, उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो वो एक जो कर्मठ है, मेहनती अपनी सीट पे बैठी काम करती है और एक जो सजी-संवरी आस-पास घूमती है, उसे प्रमोशन चाहिए। वो सारे बैंक के काम ना करके, संस्था के काम ना करके बाकी काम करती है, लेने, लाना, छोड़ना, उसके घर के सारे काम करना। तो ये भी चीज़ें स्त्री के विकास के लिए ठीक नहीं है। ऑफ कैमरा हमारी भी बातचीत जब चल रही थी तो आपने एक बड़ी बड़ी बात कही थी कि लड़कियां कुछ जगह गुलदस्ते की तरह होती। क्या क्या तात्पर्य है आपका? क्या? जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, जी। कोई भी बड़ा कार्यक्रम सेमिनार हुआ कोई भी, तो उसमें मुझे ये बात नाक-बार गुज़रती है कि तुम कल जो है साड़ी पहन के आना, तुम 3 लड़कियाँ और थाली में फूल लेके आना। क्यों? लड़कियाँ ही क्यों? केवल लड़कियाँ ही क्यों? वो एक डेकोरेटिव आइटम की तरह क्यों आप उन्हें बुला रहे हैं? मैंने कई बार कही ये बात। लोगों को समझ में नहीं आती, आदत पड़ गई है। ये उनका माइंडसेट है। भाई 1 लड़की और 2 लड़के या 3 लड़के भी उस तरह से आए जा सकते हैं। तो चूँकि हमारे पैटर्न बन चुका है, बुना जा चुका है, वो लड़कियों को आप माइक पकड़ाइए, वो अपने विचार व्यक्त करें, वो भी अपनी बात कहें, आप कहने लगी हैं। ऐसा नहीं है, अब बोलती है, अभिव्यक्ति है उनमें, लेकिन उनको इस तरह की परंपराओं से लड़कियों को खुद अपने को अलग कर लेना चाहिए, कि वो सजे-सजाए आइटम की तरह सुंदर लग के मेकअप करवा के तैयार होके आ रही हैं, केवल इस पर्पज़ के लिए या फीता काटने के लिए। हमको अगल-बगल खड़ा कर दिया जाता है कि तुम अगल-बगल करो, वो बॉस को कैंची दे दो या रिबन दे दो या ये कर दो। तो ये काम उनको सजावटी आइटम की तरह पेश करना मुझे व्यक्तिगत रूप ये से सरकारी हम चर्चा कर रहे थे अपने साथियों के साथ, तो अभी हमें पता लगा कि किसी सरकारी विभाग में अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ है स्पेशली महिला कर्मचारियों के लिए कि आपको नाभि से नीचे साड़ी पहन करके आनी है और आपको मेकअप करके आना है, उनके स्वागत में जाना है, मंत्री के स्वागत में जाना है, कहाँ जाना है। तो ये तो समस्या है, इसको तो बड़े ही गंभीर चेतना भी और बड़ा सख्त इसमें कार्रवाई करनी नहीं, अगर आप किसी भी सरकारी विभाग के नियमावली में ऐसा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तब आप वो काम करने के लिए मजबूर क्यों किए जा रहे हैं? आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, सीधी बात है। तो ये जो जिस तरह की जो परंपराएँ प्रचलित है, जब तक लड़कियाँ विरोध नहीं करेंगी, बात आगे नहीं जाएगी, बस। लड़कियों को बौद्धिकता के रूप में पेश करना चाहिए। विरोध करना जब ऐसा नहीं मुझे सगाटी बस व्यक्ति के रूप में मतलब उस तरह से नहीं कि एक जो फेमिनिज़्म है ना, स्त्रीवाद है, आप स्त्रीवाद से मुक्त होके मनुष्य की तरह तो देखें हमें। हम भी मनुष्य हैं। क्या आपको नहीं लगता कि स्त्रीवाद से स्त्रियां खुद भी मुक्त नहीं होना चाहती हैं? कुछ है महिला सशक्तिकरण के नाम से कार्यक्रम चलता है, कुछ है इसके नाम से कर कुछ है। तो क्या आपको लगता है कि ये एहसास कराया जाता है महिलाओं को महिला होने का? यही तो गलत है, पुरुष दोनों डबल गेम खेलते हैं। ये जो सिस्टम है डबल गेम, जब महिला दिवस होगा तो उनको ऊपर उठा देंगे, तो ये क्योंकि आप महिला हैं और जब जो काम महिलाओं वाले होंगे, जो काम केवल वही कर सकती हैं, वहाँ वो कहेंगे नहीं मैं भी तो उसमें मेंबर बन सकता हूँ, महिलाओं की समस्याओं के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो ये जो अपने-अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, इसको समझना चाहिए साजिश क्या है इसके पीछे, रणनीति क्या है? क्योंकि हमने दोनों फेस देखे हैं। जब भी प्रॉब्लम होती थी शिकायत में हम लोगों की कई सारे 4-5 लोग बैठते थे, तो उसमें से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मेल ही तो होते हैं, वही तो चुनते हैं कि इस महिला को यहाँ बिठाया जाए। तो चुनाव तो वहाँ से हो रहा है। तो तो दोहरा वो अपने अपना रहे हैं। अपने फेवर की महिलाओं को वहाँ बिठाएँगे ताकि केस उनके पक्ष में जाए। ये तो मैंने देखा है। मेरे ऊपर से गुज़री ऐसी चीज़ें और जो सच बोलता है, जो थोड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं, उनको दूर रखा जाए क्योंकि वो तो इस हमारे पक्ष में निर्णय होने नहीं देंगी। आपने लिखा है कहीं इसके बारे में?
लेख एक तारा बविलिया समय में स्त्री, उसमें मैंने हर क्षेत्र में काम करने समय में स्त्री हर क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के बारे में मैंने लिखा है। पूरे लेख ही लेख हैं। मीडिया में, जेल में, फ्लाइट उसमें जहाँ भी महिलाएँ काम कर रही हैं, उनके उनके बारे में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों के बारे में है। जी। अभी आपका नया उपन्यास आया है धरा पर धूं, ये उपन्यास मेरे संस्मरण की किताब। संस्मरण है। हाँ। इसमें क्या आपके जीवन के बारे में है, क्या है? हाँ। 2 चैप्टर तो मेरे जीवन के बारे में है कि एक 18 साल की लड़की के अंदर एक चेतना कैसे आती है कि उसे पढ़ना है या उसे अपने पैरों खड़ा होना है। मैं एक बार कोरोना टाइम का लिखा हुआ है ये। कोरोना टाइम में चूँकि काफ़ी खाली रहते थे और सब लोग मेरे घर में अलग-अलग पोस्टेड थे। अकेली मैं थी और तो मैंने सोचा कि इस सबसे अच्छा समय है अपने बारे में लिखने का, जो मुझे कोई देख नहीं रहा है घर में। मैं लिख ही रही हूँ तो मुझे कोई पढ़ना मुझे नहीं करना है कि मेरे पन्ने कहाँ है, मेरे पेन कहाँ है, मैं क्या लिख रही हूँ। तो उस समय का ये लिखा हुआ है। इसमें मैं बड़ी सरसरी निगाह से इसको देख रहा था, लेकिन एक जगह मेरी नज़र अटकी, बड़ी अच्छी लाइन है। दरअसल यही तो लोग हमारे लिए खतरा पैदा करते हैं, सो इन्हें पनपने ही नहीं देना। इस मूल सोच समझ वाले तमाम असुविधाजनक सवाल खड़े करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे साकों का मुंह कुचल डालो, पूरी ताकत से प्रहार करो कि कभी वे फल ना उठा पाए। जो जिसके लिए जो बन पड़े तुरंत करो, देखो सोचो याद करो। क्या क्या किस ये हम लोग जब जेएनयू में थे, तो इस तरह के डिस्कशंस होते थे। तो व्यवस्था पे जो सवाल उठाते थे, तो इस तरह के चीज़ें देखी हैं हमने। तो लोग कहते थे कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो भी बोलेगा उसको मुँह कुचल दो। तो बोलने नहीं दिया जाएगा तुम्हें। तुम प्रतिरोध की आवाज़ निकालोगे, आवाज़ निकालने नहीं दी जाएगी और आवाज़ निकालने वाले के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाएगा। आपने देखा होगा जो लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हैं, तो इसका कैरेक्टर पता है क्या है? सबसे सबसे नाजुक पहलू पे आप चोट करेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर वो किसी के साथ सिंपल दोस्ती होगी, उसको ऐसा कलरिंग कर दिया जाएगा कि उसकी प्रतिरोध की आवाज़ बंद हो जाए। तो एक ये भी एक साजिश है। भई हमेशा चरित्र पर सवाल स्त्री पर ही क्यों? चरित्र हनन करेगी तो उस पे कोई उंगली नहीं। चरित्र हनन का ठेका हाँ, आपने क्यों लिया है? के लिए। किसने दिया आपको ये ठेका? आप तय करने वाले और आपके ऊपर तय करने वाली क्यों नहीं खड़ी हुई है इस व्यवस्था में? कोई तो चरित्र स्खलित हो सकता है। नहीं, सारी पूरा परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था आपके साथ खड़ी हो जाएगी। कितनी फ़िल्में बनी है इस पे? कितनी फ़िल्में बनी है कि जब वो कौन-सी फ़िल्म थी, समान आदमी हाथ का वो पति हाथ पकड़ता है, तो समान आदमी कहती है कि मुझे पहली बार पता चला कि आपको हाथ पकड़ना भी आता है। मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं है। जी, अभी आप बता रहे थे कि आप युवाओं के लिए भी एक आपको प्रेरित एक अनुवाद ये जस्ट चिल यार। जस्ट चिल यार। क्या चीज़ है जस्ट चिल यार? ये सेतु प्रकाशन से उपन्यास मेरा अभी कुछ 2-3 महीने में आ जाएगा। ये एकदम नई पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है और जी। हाँ, उसमें जो है एक रिलेशनशिप के साथ-साथ दूसरा रिलेशनशिप, दूसरा खत्म होते ही तीसरा तैयार। प्रेम वो लोग कहते हैं कि प्रेम कई बार हो सकता है। तो 1, 2, 3 और उसके बीच में जो सारे बच्चे हैं, वो जो विवाह कुछ लोग कर लेते हैं, विवाह के बाद की जटिलताएँ, विवाह का टूटना, फिर सेकंड मैरिज होना। ये जो आज के दौर के जो बच्चे हैं, जस्ट चिल यार, उनका एक वो कहते हैं चिल करो, हर बात पे चिल करो, हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। तो ये जो 6 महीने, साल भर के अंदर छोड़ दो उसको, शादी तोड़ दो, तो दूसरा कर लेते हैं, दूसरी दोस्ती, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है लेकिन दूसरी दोस्ती। ये सारी चीज़ें इस उपन्यास में हैं और उम्मीद है कि उपन्यास को पसंद करेंगे लोग। आप देख रहे थे बुकबाज़ और मैं था डॉक्टर मोहित। आप भी इनकी किताबें पढ़ सकते हैं। हम इनका लिंक आपको भी इस वीडियो के नीचे डाल देंगे। इनकी किताबों को परचेज़ और जल्दी ही मैडम की एक और किताब आने वाली है, खास तौर से युवाओं के लिए, जस्ट चिल यार। आज के लिए केवल इतना ही। आपसे आग्रह है कि बुकवर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पढ़े-लिखे जमात के जो लोग हैं, सब बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। पढ़ते लिखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और ऐसे ही लोगों को, ऐसे राइटर्स को चुनते हैं जो ज़्यादातर पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। तो आप भी पढ़िए और जुड़िए इससे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसा चैनल है। प्लीज़ सी बुक वॉच।